नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। एक कहावत आपने सुनी होगी, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। 3 नाम लेता हूं मैं आपके लिए। अरविंद केजरीवाल। बेशक दिल्ली में और पंजाब में उनकी सरकार है, उनकी पार्टी की सरकार है, लेकिन जहां तक लोकसभा का सवाल है, लोकसभा में कितनी सीटें हैं उनके पास? 0। एक सीट थी 2019 में संगरूर की, वहां से भगवंत मान जीते थे। जब पंजाब में इलेक्शन हुए और आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल गया तो उनको रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि मुख्यमंत्री बनना था। वहां उपचुनाव हुआ और वहां अकाली दल मान अमृतसर, उसके सर्वे सर्वा अलगाववादी चेहरे सिमरनजीत सिंह मान जीत करके पार्लियामेंट पहुंच गए। यानी लोकसभा में आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की एक भी सीट नहीं है। नंबर 2, अखिलेश यादव। 2014 में भी और 2019 में भी ये 5 से आगे नहीं बढ़ पाए। और उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है? 80। 80 में से केवल 5 लोकसभा सीटें। और सपने बहुत बड़े बड़े। तीसरा चेहरा पी विजयन, जो केरल के मुख्यमंत्री हैं। 2019 के जरा लोकसभा के रिजल्ट उठा करके देखिए, वहां की मैक्सिमम लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। एक और चेहरा के चंद्रशेखर राव, यानी तेलंगाना के मुख्यमंत्री, जिनका सपना है इस देश का नेतृत्व करना। यानी उनको चंद्रबाबू नायडू की तरह बड़ी भारी गलतफहमी है कि वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटा सकते हैं, विपक्षी दलों की एकता की धुरी बन सकते हैं। और जो उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस का नाम बदल करके अभी भारत राष्ट्र समिति कर लिया है, यानी वो टीआरएस की जगह बीआरएस हो गए हैं। उनको लगता है कि बीआरएस के द्वारा प्रस्तावित अगर केंद्र में कोई सरकार बनती है तो उसमें इनकी बड़ी अहम भूमिका हो सकती है। ठीक इसी तरह का सपना इनके पड़ोसी राज्य, इनके मूल राज्य कहना चाहिए, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी देखा ही था। बड़ा दौड़ भाग करते थे, हैदराबाद से लेकर के दिल्ली तक की, कभी दूसरे राज्यों की राजधानियों की। नतीजा क्या हुआ 2019 में? आप जरा आंकड़े उठा करके देखिए, टीडीपी की कितनी सीटें आई हैं और उसके बाद से चंद्रबाबू नायडू का कोई नाम लेवा पानी देवा है क्या? तो बहुत सारे लोग हैं जिनका ये मानना है कि जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, करीब करीब वही हालत के चंद्रशेखर राव की भी अब दिखाई दे रही है और अखिलेश यादव की भी दिखाई दे रही है, पी विजयन या अरविंद केजरीवाल की भी दिखाई दे रही है। बहुत हद तक तो गुजरात की जनता ने इनको आईना दिखा दिया, हिमाचल की जनता ने भी आईना दिखा दिया कि ज्यादा मत उछलिए। दिल्ली में आप क्यों चीफ मिनिस्टर हैं, क्यों आपकी पार्टी को मत मिलता है, बहुमत मिलता है? क्योंकि आप सब कुछ फ्री का बांटने के ऐलान करते हैं और उस पर जितना हो सके, जो खास तौर से गरीब गुरबा है, निचला वर्ग है, उसको संतुष्ट रखने के लिए दूसरे लोगों से जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, उसका भरपूर दुरुपयोग करते हैं
और मीडिया को भी आप एक तरीके से खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, जो दिन रात बस आप ही का चेहरा प्रदर्शित करता रहता है। इस देश में 30 से ज़्यादा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सर्वाधिक अगर किसी का प्रसारण होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, भाषण हो, विधानसभा की लाइव कवरेज हो, वो टेलीविज़न चैनलों पर अगर कोई एक मुख्यमंत्री का चेहरा छाया रहता है, तो वो अरविंद केजरीवाल है। लेकिन अगर इनको ये गलतफ़हमी है कि ये देश का नेतृत्व कर सकते हैं या देश इनको प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करेगा, तो इससे बड़ी गलतफ़हमी कुछ हो नहीं सकती। और वो तो कहते हैं ना कि गलतफ़हमी की दवा तो किसी हकीम के पास भी नहीं मिलती है। तो ये जो सारे मैंने नाम गिनाए हैं आपको, और एक अरविंद केजरीवाल के पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया कि वो तो समाहित हैं, निहित हैं अरविंद केजरीवाल में, उनकी पार्टी में। तो भगवंत मान हो, अरविंद केजरीवाल हों, अखिलेश यादव हों, पी विजयन हों, ये सब इकट्ठे होकर के 18 जनवरी को पहुंचे तेलंगाना के खम्मम में। वहां केसीआर ने एक रैली का आयोजन किया था। उसका नाम तो दिया उन्होंने किसानों को समर्पित रैली, लेकिन हम आप सब जानते हैं कि ये रैली उन्होंने क्यों की। एक तो भारतीय जनता पार्टी अभी 2 दिन पहले दिल्ली में जो उनका राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें वो बिगुल फूंक ही चुके हैं 2023 का भी और 2024 का भी। और 2023 में जिन 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें से 3 राज्यों का तो ऐलान हो गया है, तारीखें भी आ गई हैं, और रिजल्ट कब आएगा वो भी आ गया है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव घोषित हो गए हैं। जो आपका बचे हुए हैं, कर्नाटक है, तेलंगाना है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये साल के आखिर में चुनाव होने हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के नेतृत्व में चुनाव का बिगुल फूंक दिया है, 2024 का भी और 2023 का भी। सभी राज्यों में चुनाव जीतने का लक्ष्य उन्होंने रखा है, जितने भी 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। और 2024 के लिए उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का टारगेट 350 प्लस सीट है। तो बीजेपी ने अगर बिगुल फूंक दिया है, तो जो विपक्ष है वो भी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, अपने आप को सक्रिय दिखाता है। ये मोर्चा बनाएंगे, वो मोर्चा बनाएंगे, तीसरा चौथा मोर्चा बनाएंगे, और ऐसे मौके तलाश किए जाते हैं कि कहीं एक ऐसी जनसभा, कोई ऐसा जमावड़ा कर लिया जाए जहां हम ऊपर हाथ करके और एकता का संदेश देश की जनता में भेज सकें। लेकिन बड़ा प्रश्न तो विश्वसनीयता का है कि आपके ऊपर भरोसा कौन कर रहा है। मैंने आपको जो नाम गिनाए हैं, इनका अरविंद केजरीवाल का तो मैंने बता दिया, उनके पास लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है। अखिलेश यादव का बता दिया, उत्तर प्रदेश की 80 में से 5 सीटें ही इनको 2014 और 2019 में मिली हैं, एक कम ना एक ज्यादा। अब आते हैं जरा चंद्रशेखर राव पर। जिस स्टेट से ये आते हैं, तेलंगाना, उसमें लोकसभा की कुल मिलाकर के 17 सीटें हैं, और इन 17 में से लगभग आधी यानी 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और एआईएमआईएम के पास है, यानी असदुद्दीन ओवैसी के पास है। हैदराबाद की सीट ओवैसी के पास है। इसके अलावा 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। एक तो आदिलाबाद, जो सुरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। एक आपकी पेड्डापल्ली, जो एससी के लिए सुरक्षित है। तीसरी सीट करीमनगर,
चौथी सीट निजामाबाद। ये 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी 2019 में। निजामाबाद का मैं अभी चर्चा करता हूं, खास बात है इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी चर्चा करता हूं। कांग्रेस के पास जो 3 सीटें हैं उनमें मल्काजगिरी, इसके अलावा उनके पास नालागोंडा है और आपका भोंगीर है। ये 3 सीटें उनके पास है। एक हैदराबाद की असदुद्दीन ओवैसी के पास। निजामाबाद का चर्चा मैं इसलिए कर रहा था कि यहां से भारतीय जनता पार्टी के जो आपके धर्मपुरी अरविंद हैं, उन्होंने केसीआर की बेटी के कविता को 70,875 वोटों से हराया था 2019 के चुनाव में। यानी इनकी बेटी तक 2019 के लोकसभा चुनाव में भारी मतों से हारी थी। और ये जो दर्द है, ये जो पीड़ा है इनकी, जो इनको लग रहा है कि तेलंगाना में तो अब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती जा रही है और इनकी अपनी जो जड़ें हैं, अगर इनकी बेटी भी 70,000 से ज्यादा मतों से हार रही है तो इनको इस बात का बहुत अच्छे तरीके से एहसास है कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत बन करके उभर रही है। हालांकि मैं जब आंकड़े देख रहा था तो मैंने ये पाया कि लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब 19.5% वोट शेयर मिला पूरे राज्य में और कांग्रेस को 29.5% वोट शेयर मिला। उसकी एक सीट कम है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन वोट शेयर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी से 10% ज्यादा है। और इनको यानी टीआरएस को, जो अब बीआरएस हो गई है, इसको वहां करीब करीब 41.25% वोट शेयर मिला। तो एक तो इनका जो इनकी जो पीड़ा है, इनका जो दर्द है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर गई 2019 में और विधानसभा चुनाव में भी उसका वोट प्रतिशत ठीक ठाक रहा और अगले विधानसभा चुनाव में वो कहीं इनको रिप्लेस ना कर दे। तो इसलिए लगातार आपने देखा होगा कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी इन्होंने कई बार किया है, यानी प्रोटोकॉल का सम्मान नहीं किया है। जब जब प्रधानमंत्री तेलंगाना गए हैं, हैदराबाद गए हैं, ये उनको रिसीव करने के लिए भी नहीं गए। और जो इनके भाषण होते हैं वो भी अगर आप देखें तो इनके निशाने पर हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं। अब सवाल मूल सवाल है उस पर आते हैं। सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी वापसी का ऐलान कर दिया है 2024 में, सत्ता का संघर्ष शुरू हो चुका है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर की भारत जोड़ो यात्रा पर निकले ही हुए हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार आजकल समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं बिहार में और उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि इसके बाद मैं देश यात्रा करूंगा, देश का तीर्थाटन करूंगा, पर्यटन करूंगा। और ममता बनर्जी, नीतीश बाबू, कुछ और चेहरे, शरद पवार से लेकर के उद्धव ठाकरे तक कई दूसरे चेहरे, ना तो केसीआर ने बुलाए अपनी इस रैली में जो 18 जनवरी को खम्मम में आयोजित की उन्होंने, हैदराबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर, और ना ये लोग इस रैली पर कुछ बोल रहे थे। यानी विपक्ष की जो एकता का सवाल है उसको लेकर के अब विपक्षी नेताओं में ही और नेतृत्व को लेकर के भी एक अजीब सी खींचातानी और तनाव देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी कांग्रेस को अलग रख करके अगर कोई मोर्चा बनता है उसके लिए तैयार है, लेकिन उनकी शर्त यह है कि नेता वो होनी चाहिए, कोई और होना ही नहीं चाहिए। अब केसीआर हो या
अरविंद केजरीवाल हों या नीतीश बाबू हों, नीतीश को क्यों नहीं बुलाया केसीआर ने? क्योंकि इनसे मिलने के लिए तो वो पटना तक गए थे। इसलिए नहीं बुलाया कि आरजेडी पिछले कुछ दिनों से और जनता दल यू के लोग भी नीतीश को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर चुके हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव तो कह चुके हैं, मुंह खोल दिया उन्होंने कि हम तो चाहते हैं कि नीतीश दिल्ली जाएं, और वो इसलिए चाह रहे हैं कि नीतीश चौथाई घड़ी में मुख्यमंत्री पद छोड़ें ताकि तेजस्वी यादव को शपथ दिलाई जा सके। लालू का कुनबा चाहता है कि जल्दी से जल्दी हमें अगर कमान मिल जाए बिहार की तो हम अपना काम शुरू करें। नीतीश समझ गया है, इसलिए वो चुप है। ना वो लालू यादव और उनके बेटों की किसी तरह की क्रिया पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कथन पर कुछ कह रहे हैं, ना विपक्ष की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो तंज कसे जाते हैं उनका जवाब दे रहे हैं। और ये केसीआर भी समझ गए हैं कि नीतीश तो खुद ही मतलब सेंटर में आना चाहते हैं, सेंटर पॉइंट में रहना चाहते हैं, रखना चाहते हैं अपने आप को। तो नीतीश बाबू अगर खुद प्रधानमंत्री बनने की इच्छा बनाए हुए हैं तो फिर केसीआर कैसे उनको बुलाएं? केसीआर को तो खुद बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मतलब 17 सीटों वाला एक राज्य जिसके ये मुख्यमंत्री हैं, उन 17 में से भी केवल 9 सीटें इनके पास। आगे भी कोई बढ़ेंगी, कोई गुंजाइश दिखाई दे नहीं रही है। एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इनके खिलाफ चला आ रहा है, 10 साल का हो गया है। तो ये घटेंगी, बढ़ेंगी केवल इसलिए कि इनमें कुछ इंक्रीज हो जाए, इसीलिए ये दूसरे दलों के नेताओं को बुला करके रैली वैली कर रहे हैं, एक धुरी बनना चाहते हैं। ममता बनर्जी को, नीतीश कुमार को ये नागवार गुजर रहा है, इसलिए वो चुप हैं। एक और पॉइंट है, ये केसीआर चाहते हैं कि माइनस कांग्रेस एक मोर्चा बने। ममता बनर्जी भी चाहती है कि कांग्रेस को उसमें रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नेतृत्व वो चाहती हैं। उधर नीतीश कुमार या शरद पवार या उद्धव ठाकरे, वो माइनस कांग्रेस कोई मोर्चे में शामिल होने को तैयार नहीं है। तो अभी हालत ये है कि जो विपक्षी दलों के नेता हैं, उन्हीं में एक कंफ्यूजन और कुछ कहते हैं ना कि रिजर्वेशंस, वो सामने आने शुरू हो चुके हैं। तो वही यक्ष प्रश्न जो 2014 में भी था, 2019 में भी था, वो 2024 में भी होने जा रहा है कि क्या एकजुट हो पाओगे मोदी को हराने के लिए? ये जो लंबी लंबी ऊंची ऊंची बातें की जाती हैं, फेंकी जाती हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को तो हराया जा सकता है अगर, अब ये जो अगर है, यही सबसे बड़ा प्रश्न है इनके लिए। ये कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के हर सीट पर जो कैंडिडेट उतारे जाएंगे, उनके विरुद्ध पूरा विपक्ष एक कैंडिडेट उतारे, तो भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। ये भी अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है जो कभी धरती पर उतर पाएगा लगता तो बिल्कुल नहीं है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रैली में जाने से पहले जो यदाद्री में मंदिर है, लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, वहां जाकर के मत्था टेका सबने। अरविंद केजरीवाल, पी विजयन, भगवंत मान, केसीआर, डी राजा वगैरह सब गए और बताते हैं कि इस पर केसीआर सरकार ने करीब 1200 करोड़ रुपया खर्च किया है। ये सब क्यों किया जा रहा है? ताकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी है, यानी हिंदुत्व, उसको उसकी काट की जा सके, उसका मुकाबला किया जा सके। अब सोच का इस तरह आप देखिए कि क्या है, आजकल नए नए हिंदू बने हैं राहुल गांधी,
महाभारत की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, पांडवों की बात करते हैं। पांडवों में महाभारत काल में जीएसटी नोटबंदी लागू क्यों नहीं हुई, सारे उद्योगपति पांडवों के साथ क्यों नहीं थे, मतलब कैसी कैसी बातें वो कर रहे हैं। जब आप किसी की सुनी सुनाई बातों पर अधकचरे ज्ञान के हिसाब से इस तरह की हरकतें करते हैं तो हंसी का पात्र, उपहास का पात्र बन करके रह जाते हैं। तो ये सब इनका कुल मिलाकर के एक उपक्रम शुरू हुआ है, प्रक्रिया शुरू हुई है कि और कोई साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी ममता, नीतीश, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये सब साथ नहीं भी आ रहे हैं, साथ आने का संकेत नहीं भी दे रहे हैं, तो चलिए हम एक रैली कर लेते हैं, अपनी पार्टी का नाम बदल देते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं, जिसमें लोग इकट्ठा हो जाएं। अरविंद केजरीवाल क्या सोच करके वहां गए हैं, अभी मेरे दिमाग में बात आ नहीं रही, जम नहीं रही, क्योंकि ये खुद इतने बड़े आकांक्षी हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और केसीआर ने इन सब के साथ एक खेल भी कर दिया। ये खेल शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि वहां से जो चित्र आए हैं मैं आपको जरा दिखाता हूं। एक चित्र तो ये है, दूसरा ये रैली स्थल का है, मंच का है। एक और चित्र का फोटो आया है, रैली स्थल पर एक बड़ा होर्डिंग लगा है, कटआउट्स लगे हैं इनके। इसको जरा ध्यान से देखिए। ये गुब्बारे वब्बारे तो फुला करके टांग ही रखे हैं। एक तरफ है पी विजयन, केरल के मुख्यमंत्री, फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री, फिर जरा राइट हैंड पे जाइए डी राजा, फिर अखिलेश, फिर भगवंत मान। ये जो 5 लोग हैं, इन सबको तो पीछे की तरफ दिखाया गया है और केसीआर जो हैं वो सेंटर में भी हैं। इनके कटआउट का साइज भी बड़ा है और ये इन चारों पांचों से आगे की तरफ निकल करके फ्रंट पर दिखाई दे रहे हैं। यानी इन्होंने अरविंद केजरीवाल, पी विजयन को और अखिलेश यादव को बुला करके अपने आप को प्रोजेक्ट कर दिया है। और ये अरविंद केजरीवाल को कितना पच पाएगा, ये जरा देखने वाली बात होगी, और अखिलेश यादव को भी, क्योंकि अखिलेश यादव तो 80 लोकसभा सीटों वाले स्टेट से आते हैं। और एक समय था जब समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में 30 से ज्यादा सीटें भी लोकसभा की मिल जाती थी। 37 सीटें तो मुझे भी याद आ रही हैं। तो वो दौर था और एक आज दौर है। अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ भी खड़ा नहीं दिखना चाहते और ममता बनर्जी या नीतीश उनके साथ भी नहीं जाना चाहते, केसीआर के साथ जाना चाहते हैं। केसीआर के साथ क्यों जाना चाहते हैं, केसीआर से उनको क्या मिलेगा, या केसीआर को अखिलेश यादव से क्या मदद मिलेगी तेलंगाना में, ये जरा समझ से बाहर की बात है। लेकिन एक काम तो इन्होंने शुरू किया है। वो कहते हैं कि जोड़ना तो शुरू करने की एक कोशिश की है, मीडिया में एक चर्चा शुरू कराई है। इसका हश्र क्या होगा, नतीजा क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा, वही जो 2014 और 2019 में हमने विपक्ष का होते हुए देखा है। क्योंकि विपक्ष में एका है ही नहीं। ये एक होने का सिर्फ भ्रम पैदा करना चाहते हैं पब्लिक में। और जितना विपक्ष में ये अंतर विरोध है, आपसी तनाव है, उतना ही फायदा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को मिलता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।